दोस्तों, हाल ही में एशियन गेम्स खत्म हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था अब की बार 100 पार, उसे हमारे खिलाड़ियों ने पूरा कर दिखाया और 100 नहीं बल्कि 107 मेडल लेकर आई। नमस्कार दर्शकों, मैं पुनीता त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वुमनिया। हर बार की तरह इस बार भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास शख्सियत जिन्होंने कुछ हटकर काम किया है। आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ कोई स्पोर्ट्स पर्सन मौजूद हैं। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर गाजियाबाद पूनम बिश्नोई जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम। तो सबसे पहले अब तक की आपकी जो जर्नी रही है एक नजर डालते हैं, आइए। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। पूनम जी, आपको करीब कितने साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए? मैम, मेरी जो जर्नी है खेल की, इसके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि सर्वप्रथम मैंने खेल कैसे अपनाया। क्योंकि सामान्यतः खिलाड़ी कब बनता है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ पीसीएस बनना चाहते हैं और कुछ खेल जगत में अपना नाम करना चाहते हैं। तो वास्तव में मेरा भी सपना था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। लेकिन इसी बीच में कब जूडो मेरा जुनून बन गया। नानकचंद एग्लो डिग्री कॉलेज, यानी पहले प्रारंभिक जो मेरी शिक्षा है वो प्राइमरी स्कूल से हुई है। क्योंकि मेरा होम टाउन फलावदा है, कस्बा फलावदा, जनपद मेरठ, जो तहसील मवाना में पड़ता है। मूलतः वहाँ से संघर्ष की कहानी शुरू होती है कि एक छोटा सा बच्चा, उसके सपने बहुत हैं लेकिन वहाँ वो सुविधाएं नहीं थी। आपने जो सपने देखे जी, मतलब आपको कब लगा कि आपको जूडो में जाना चाहिए या स्पोर्ट्स की फील्ड में आपने सोचा? तो वो क्या एज रही होगी आपकी उस वक्त? मैम, ऐसा था, मैंने फिर कहा कि बैक में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सपना तो बचपन से था। लेकिन ये उपलब्धियाँ जो थी धीरे धीरे, यानी 12th तक मुझे वो स्टेज नहीं मिल पा रहा था। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने, कैसे हम खेल को अपना कैरियर भी बना सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने आप समाहित होती जा रही हैं। क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मेरे स्कूल में केवल जो हमारे परंपरागत खेल हैं, तो मतलब कबड्डी, क्लास में उस वक्त कबड्डी और खो खो, मैम, ये खेल मैं अपने 6th 7th 8th में खेलती थी। 6th 7th की बात है, हाँ जब जी। आपने स्पोर्ट्स की एक शुरुआत में मतलब आपने कबड्डी से एक शुरू किया। कबड्डी से मैंने की थी। तो उस कबड्डी में जैसे आपने शुरू किया तो हाँ जी। आपको उस एज में, उस समय, इस वक्त जैसे आपकी एज है 42 इयर्स की है जी, 6 में जब आप रही होंगी उस वक्त आपकी एज होगी करीब 12 साल की जी, है ना? तो आप एक जूडो में जैसे उस टाइम पहुंची और जिस मतलब फैमिली को आप बिलोंग करती हैं तो बहुत टफ होता होगा ना उस वक्त? हाँ जी, उस समय तो खिलाड़ी बनना ही, मैं समझती हूँ, पहली मैं बच्ची हूँ अपने होम टाउन से जिसने कोविड में पहली बात तो शिक्षा ग्रहण की। आपने। और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे था कि मुझे उन सभी गर्ल्स के लिए एक कुछ स्तंभ स्थापित करना है कि जो समाज को एक प्रेरणा दे सके। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू होती है। मैंने 6th 7th 8th में कबड्डी खेलना शुरू किया अपनी स्कूल से। वहाँ हम प्रथम आते थे और लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा स्टेज नहीं था जहाँ से हम आगे बढ़ सके। फिर 9th 10th 11th 12th मैंने बालमुकुंद जनता इंटर कॉलेज से किया। तो वहाँ भी कॉलेज की ओर से कोई बहुत बड़ी स्पर्धाएं नहीं होती थी, लेकिन इंटर कॉलेज भी ऐसे ही था। हाँ, बहुत कैजुअल होता था। फैमिली भी कहती अच्छा तुम वो खेल रहे हो, अच्छा स्पोर्ट्स खेल के आ रहे हो, अरे चलो ठीक है। कबड्डी खेल रहे हो, अरे ठीक है, बच्चा वो कबड्डी खेल लेता है। लाइक ऐसे बहुत कैजुअल लेते थे। मतलब एज ए करियर बोल के फैमिली में बहुत नहीं सोचा जाता था। और अगर
अगर कोई आ भी जाए तो उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते थे, समाज के ऑब्जेक्शन, इधर अरे उनकी बेटी तो उधर जाती है, अरे वो तो स्पोर्ट्स खेलती है, इतनी देर से आती है, मतलब इस टाइप के कमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है आपने भी फेस की होंगी। हाँ मैम, ये सब क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, हम घर भी सबसे छोटे हैं। अच्छा। लेकिन मेरे भाइयों का, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है मेरी स्ट्रॉन्गनेस के पीछे। अच्छा पूनम जी, जैसे आपने मुझे बताया कि कबड्डी से एक शुरुआत जिसको कहेंगे स्कूल से आपकी शुरुआत हुई, उसके बाद आपने कैसे अपने आप को डेवलप किया, जूडो में आप कैसे पहुंची, उसके पीछे क्या कहानी है, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं। मुझे बचपन से ये लगता था कि मुझे भाइयों की तरह मजबूत बनना है। और क्योंकि मेरे चाइल्डहुड में मेरे ब्रदर, मेरे माता पिता ने मुझे बेटे की तरह पाला है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि सभी माता पिता को अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें दोनों बच्चों को, बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, और उन्हें भी दोनों को समय दोनों के लिए सुनिश्चित होता है 24 घंटे। तो उस 24 घंटे का प्रयोग उनको खेल के लिए भी, और मतलब उनकी स्वायत्ता उनको भी एक वो देना चाहिए। तो मेरा रहता था जो मेरे भाई कार्य करेंगे पापा मुझे भी आप दीजिए। भैया के साथ में हम पंजा लड़ाते थे, और क्योंकि जब मेरे स्कूल में इस प्रकार का कोई स्पोर्ट्स बड़ा नहीं होता था, लेकिन मन में बहुत उमंग थी, और मेरे बड़े ब्रदर कुछ करने की इच्छा, हाँ कुछ करने की इच्छा, क्योंकि मैं एक ऐसे होम टाउन से हूँ मैम, वहाँ पर कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, और प्राइमरी विद्यालय से पढ़कर एक बच्चा जिसे संसार में बड़ा विश्व पटल पर जाना है, उसका सपना बहुत ऊंचा है। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो मेरठ में थे ऑलरेडी, तो जैसे ही मैंने 12th किया वो मुझे मेरठ ले आए थे। तो मेरठ में आकर फिर कोएड कॉलेज पे, क्योंकि वहाँ पर केवल मैम हॉकी था, तो मेरे कैरियर की शुरुआत हॉकी से हुई है। क्या बात है, कबड्डी पहले, उसके बाद हॉकी, फिर मैंने हॉकी संभाला, और हॉकी में मैंने मैम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मैंने हॉकी रिप्रेजेंट किया है। और हॉकी खेलते हुए फिर मुझे लगता था कि कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए जिसमें किसी शस्त्र की ज़रूरत ना पड़े, इंडिविजुअल करना चाहिए, क्योंकि टीम गेम होता है, और टीम गेम में अच्छा रिजल्ट, मतलब गेम में कुछ ना कुछ करने की इच्छा तो आपकी थी। जूडो के प्रति कैसे फील आया, मतलब हॉकी आप खेलती थी? मैं हॉकी खेलती थी, लेकिन मुझे जूडो का मैं बचपन से था कि कुछ सेल्फ डिफेंस हमें सीखना है। ठीक है, समझ। तो सेल्फ डिफेंस एक बड़ा विषय था, जिससे कि मैं समाज की बेटियों को आत्मरक्षा सिखा सकूं, और वो संकल्प मैंने लिया भी। मतलब आप देखिए कि जब से मेरा जर्नी शुरू हुआ तब से आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते थे इस कि मैं तरीके कुछ से ना कुछ लाइफ में करूं, और जो लोग सोचते हैं ना वही लाइफ में कुछ कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि आज उस मुकाम पे आप पहुंच गई हैं। जिला खेल अधिकारी आप अभी हैं, आप इस पोस्ट पे आने के बाद आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स अब और जब आप खेलती थी और आज जबकि आप सिखाती हैं, तो कितना आपको डिफरेंस नज़र आता है? मैम तब में और आज में तो बहुत अंतर है। हम ये कहेंगे कि तब तो प्लेयर्स को संघर्ष करना पड़ता था, आज तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, मतलब केंद्र भी और राज्य भी दोनों बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और बेटियों के लिए तो इतना ज़्यादा सशक्तिकरण है, सुरक्षा इतना ज़्यादा है। तब तो हम अपने घर से चलते थे, मेरठ तक मैं आती थी, कई बार जब हम घर लौटते थे रात को 11 भी बज जाते थे, तो सुरक्षा का इश्यू एक रहता था बहुत बड़ा। लेकिन इस आत्मरक्षा से, इस जूडो सीखने की वजह से ये लंबा सफ़र मैंने तय किया है। और जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो 99 नवंबर से मैंने शुरू किया था जूडो। मेरे लिए एक बड़ी चीज़ ये थी कि सीनियर में आकर एक बच्चा है जो सब जूनियर, जूनियर सब खेलता हुआ आता है, लेकिन मेरे को सीनियर में आकर ही जूडो में मैंने अपनी शुरुआत की। मुझे लगता है आपके पास बहुत उथल पुथल चलती थी कि आप IAS की तरफ जाएं, या आप हॉकी खेलें, या आप जूडो की तरफ जाएं। सेल्फ डिफेंस के लिए आपने अपने आप को पूरा तरीके से तैयार भी किया। मतलब एक स्ट्रगल समय आप कहेंगे उसे, मुझे लगता है, क्योंकि लेकिन विजन क्लियर नहीं हो रहा था उस वक्त आपके माइंड में चलती थी बहुत चीज़ें, क्योंकि आप ये भी देखते थे कि एक तरफ एक विंगे मतलब फीमेल बहुत चैलेंजिंग रहती थी कि जाना आना, फिर कहीं बाहर जाना, कोई सपोर्ट नहीं था, गवर्नमेंट किसी तरीके से बहुत सपोर्ट नहीं करती थी। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए होता है। वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन मुझे कॉलेज से मुझे बड़ा सपोर्ट था।
कॉलेज मतलब कॉलेज का जैसे, लेकिन उस सपोर्ट सिस्टम को भी मैं बताना चाहूँगी माता पिता को चैनल के माध्यम से, कि जो मेरे गुरु थे, मेरे कोच मिस्टर AC सक्सेना सर रहे हैं, उन्होंने हमें, जब मुझे कॉलेज अगर कोई सम्मान देता था तो वो मुझे उसकी ओर आकर्षित नहीं होने देते थे। सर्वप्रथम मुझे जब एक ट्रैक सूट और जूते मिले तो मैंने लिया तो उनको नाराज़गी हुई। वो नाराज़गी मुझे आज समझ में आती है। उन्होंने कहा कि हम गेम अपने स्तर से करें, अगर कोई हमें देगा हम तभी करेंगे क्या? नहीं, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने आप से आगे बढ़ना है। मतलब ये सीख उनकी उस समय हमें नहीं समझ आती थी। हमें लगता था कि हमारे गुरु हमें जो है, शायद हमें इधर हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो नाराज़गी दिखा रहे हैं, लेने नहीं दे रहे, हाँ, लेने करने नहीं दे रहे, करने नहीं दे रहे। पूनम जी 2023 में एशियन गेम्स होके चुके हैं और भारत को 107 मेडल मिले हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला के। तो आप भारत को अभी अपने स्पोर्ट्स के माध्यम से, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि हमारे हरियाणा के बच्चों ने बहुत मेडल्स जीते हैं, और सबसे ज़्यादा हरियाणा के बच्चे मेडल क्यों जीत रहे हैं? एक तो ये सवाल जी मेरा आपसे है जी। दूसरा ये है कि आप अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स को कहाँ तक ले जाने की सोच रही हैं? मैम, मेरा जो विषय है कि सबसे ज़्यादा मेडल पहले तो हरियाणा के क्यों हैं, उसका रीज़न है मैम कि वहाँ पर गांव-गांव में छोटी छोटी एकेडमीज खुली हुई हैं। दूसरा, एक सपोर्ट सिस्टम बहुत है प्लेयर को, यानी वो माता पिता पूरा डिवोशन के साथ बच्चे के साथ लग जाते हैं, और वो उनको कोई अगर नज़दीक का भी खिलाड़ी है मैम तो वो उनको गिफ्ट में भी गाय देते हैं, या उनकी दूध की व्यवस्था करते हैं, या उनको, यानी उनका पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है पूरा गांव उठाने को तैयार हो जाता है। तो ये उनके मन में जो भाव आया गाँव, वो क्या रीजन रहा होगा? उसका रीजन है मैम, जब सारे लोग एक सपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है, क्योंकि एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, वो मेहनत तो खूब कर सकता है, लेकिन अगर उसकी डाइट का उसको एक विश्वास हो जाए कि मेरे पीछे इतने सारे जने हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। जी। दूसरा, जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस वक्त, जो जॉब प्रोवाइड कर रही है, जी, एक रीजन मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा ये रीजन सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि किसी भी राज्य में यदि सपोर्ट सिस्टम बड़ा हो जाता है, जैसे खिलाड़ी, सपोज करिए कि किसी खिलाड़ी ने राज्य स्तर पे कोई पदक लिया, तो आप ये उठाइए कि किस राज्य ने राज्य स्तर के प्लेयर को ही जॉब देना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को जॉब आता पहले नहीं है, उससे पहले उसको जॉब दे दी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद है। मतलब खिलाड़ी को चाहिए स्थिरता, वो प्रैक्टिस कितनी भी उससे करा ले, लेकिन उसे रहता है कि मेरा जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं जो है वो फिक्स हो जाए। बहुत बड़ा रीजन होगा जिसकी वजह से हर घर के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में चला जाए। हाँ जी, क्योंकि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मैम कि नाम, क्योंकि हम कहीं भी कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन जो नाम है ना मैम, प्रसिद्धि जो है वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। और मुझे लगता है कि डेस्टिनी, भाग्य, मेहनत, हम सब कुछ एक साथ फिर चलने लग जाते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जब हम खेल जगत से आगे बढ़ते हैं तो उस देश के 130 करोड़ के भारतीयों का हृदय उसमें धड़कता है। बिल्कुल। और जब एक खिलाड़ी खेलता है, उसके साथ उनका जो एक राष्ट्रीयता की भावना है वो उनके लिए काम करती है। उस देश का ध्वज जब ऊंचा उठता है तो वो पल बहुत मायने रखते हैं कि भारतवर्ष का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। हम देखते हैं कि आज 107 पदक, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 के पार, तो वास्तव में 100 के पार वो करके दिखाया। एक उनका विश्वास है, खेलोगे तो खिलोगे, तो वास्तव में भारत तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। हाँ, वो तेजी से डेवलप। एक सवाल पूनम जी मैं आपसे और पूछना चाहूंगी जी, कि एज ए करियर जो लोग ले रहे हैं, चाहे जूडो हो, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, उसके लिए उनको क्या प्रोसेस, क्या है, सिस्टम क्या है? मैं चाहती हूँ अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, और हर जनपद में एक स्टेडियम होता है।
वहाँ पर वो अपना जाकर 10 से 5 ऑफिस खुला रहता है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं, मैं बताना चाहूँगी कि वो 10 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है मैम, उस फॉर्म को भरकर जो 18 वर्ष से छोटे खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों का, यानी 6 से 7 वर्ष की उम्र के खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, जो माइनर है, 18 नहीं हुए हैं, उनका मैम केवल 210 रुपये पूरे वर्ष भर का। पूरे वर्ष में तो आप ये देखिए कि इतने 210 रुपये में, और सरकार की सुविधाएं कितनी है। कहीं 15 एकड़ का स्टेडियम है, कहीं 10 एकड़ का स्टेडियम है, वहाँ पे कोचेस, अच्छे क्वालिफाइड कोचेस, NIS क्वालिफाइड कोचेस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेस जो है, जिसका सरकार पूरा खर्च वहन करती है। सुबह शाम प्रतिदिन ट्रेनिंग दिया जाता है इन बच्चों को, इनको जिला प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है। इसी के माध्यम से फिर ये मंडल खेलते हैं, फिर ये स्टेट खेलते हैं, फिर नेशनल जाते हैं और फिर इंटरनेशनल जाते हैं। एक प्रोसेस है। तो ये ऑनलाइन भी है सिस्टम? ये सिस्टम जो है मैम कुछ जिलों में ऑनलाइन भी हो चुका है, और मैं समझती हूँ कि क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हमें देने की ज़रूरत नहीं है, 2 फोटो केवल चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। तो और जो बड़े खिलाड़ी हैं मैम 18+ है, वो भी, उनके लिए भी सरकार की योजना है, उनके लिए 200 रुपये प्रतिभा, हाँ, उन्हें पे करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ 2510 रुपये में केवल 100 रुपये प्रोत्साहन समिति में जाते हैं। तो 2510 रुपये में पूरे वर्ष भर के लिए आप मेंबर बन जाते हैं, और वहां जाकर आप अपने सपनों की दुनिया को जीने लग जाते हैं। अच्छा पूनम जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जब आपने गाजियाबाद को संभाला था तो उस वक्त कितने कोचेस थे यहाँ पे? मैम मैंने जब ये स्टेडियम मैंने संभाला था तो मैम मेरे पास में उस समय एक भी कोच नहीं था शुरुआती दौर में, क्योंकि जब कोई कोच ही नहीं था तो रेगुलर कोई ट्रेनिंग का ऐसा एक सिस्टम नहीं बन पा रहा था। लेकिन मैम सबसे बड़ा काम था यहाँ पर बालिकाओं के लिए काम करना, एक विश्वास बनाना, जिसको मैंने शुरुआत की कि मैंने केंद्र में सबसे पहले शुरू किया कि यहाँ मुझे कम से कम 30 से 40% मुझे गर्ल्स फीमेल जो प्लेयर है उनको मुझे मजबूती देनी है। ये मेरा पहला लक्ष्य था, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहला कैंप मैम मुझे जो मिला वो खेलो इंडिया से। मैंने प्रयास किया खेलो इंडिया की योजना को भी, और भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और एकता बिश्नोई जी को जो कि खेलो इंडिया की डायरेक्टर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी सुंदर योजना खेलो इंडिया की चली, एक जिला एक खेल। तो मैंने उसमें राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है उसको चुना, और एक फीमेल कोच मुझे मिली, जिससे मैंने इस जर्नी की मैम शुरुआत की। कभी मैम ऐसा होता था कि नेहरू कप में 1 या 2 खिलाड़ी सेलेक्ट होते थे। आज गाजियाबाद की पूरी टीम गाजियाबाद की नेहरू कप में खेली है, तो ये उपलब्धि है। एक चीज़ और मुझे बताइए, आने वाले 4 सालों में एशियन गेम्स 4 साल बाद होते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? मैम मैं जिला गाजियाबाद का भविष्य जो है एशियन गेम्स को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आज मेरे यहाँ पर एथलेटिक्स में NIS क्वालिफाइड कोच है, जिसमें हमें निरंतर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हमारे बच्चे मैम राज्य स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इवन अभी सेना में भर्ती हुए हैं हमारे एथलेटिक्स से बच्चे जो हैं। तो मुकद्दर और सिकंदर 2 भाई हैं जिन्होंने हमारे गाजियाबाद में ही ट्रेनिंग लिया, और आज सेना में भर्ती होकर महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम इस पटल पर वो कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो बच्चे आ रहे हैं जी, वो कुछ अपने स्पोर्ट्स में अपना करियर बना रहे हैं, और वो कुछ स्पोर्ट्स सेना कोटा में से, भी, जी, सेना में कोटा भी, से, हाँ स्पोर्ट्स जी, कोटा से, जी, मतलब जो स्पोर्ट्स कोटा है उसमें से सेना में भी भर्ती हो रहे हैं। अगर बच्चा स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी जॉब को लेता है तो वहाँ पे उन्हें केवल खेलना ही होता है, वो देश के लिए ही खेलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे आज सेना में भर्ती स्पोर्ट्स कोटा से हुए हैं, वो अब से 4 साल बाद भारत का एक बड़ा भविष्य है। भारत को वो 100% पदक देंगे। गाजियाबाद की आप जिला खेल अधिकारी हैं, और आपने पूरा क्षेत्र को बड़े अच्छे से, स्पोर्ट्स को पूरा अच्छे से संभाला हुआ है। तो जब आप इस क्षेत्र में आई, यानी कि जब आप इस पोस्ट के लिए आई, तो उसका चयन का प्रोसेस क्या था? आप डायरेक्ट लोकसभा से आई हैं? एक्चुअली मैम हमारा जो क्वालिफिकेशन होता है वो सबसे पहले हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल मेडलिस्ट या इंटरनेशनल मेडलिस्ट, इस पे हमारा एक शॉर्ट लिस्ट होता है।
अब क्योंकि देने वाले तो बहुत सारे हैं, वैकेंसी केवल 10 है, और फिर महिला होने के नाते तो केवल 2 ही वैकेंसी थी, तो उसमें हमें कैसे आना है, ये एक बड़ा विषय होता है। तो मैम इसमें जो है पूरी एक सूची तैयार होती है, जिसमें हमारा जो हमने खेला है उसको लेकर कि अभी तक के हमारे खेल अचीवमेंट, उसमें हमारा सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू पैनल इस चीज़ को डिसाइड करता है। और लोक सेवा आयोग से देखिए स्पोर्ट्स का हमें बहुत बड़ा लाभ ये होता है, बाकी एग्जामिनेशन क्लियर करके आते हैं और लाखों लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे का एक सिस्टम बना हुआ है कि लोग, हाँ प्रॉपर सिस्टम है कि आप ग्रेजुएशन है, आपने मास्टर्स किया है, उसके भी आपको अंक है, BPEd, FPEd, NIS, जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस है। अगर कोई खिलाड़ी अपना कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहता है तो उन्हें BPEd, FPEd, NIS ये इन्हें करना होता है। और भारतीय खेल प्राधिकरण जो हमारा राष्ट्रीय खेल संस्थान है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, और इसी तरीके से बेंगलोर में संस्थान है, तो वहाँ का भी मैम क्योंकि लिमिटेड सीट होती है। जब मैंने किया था मैम तो केवल वहाँ लिमिटेड सीट थी, इंटरनेशनल की 2 सीट जाती है और रेयर एडमिशन होते हैं। तो किस किस क्षेत्र में आपको मेडल्स जो हैं, आपने खिलाड़ियों के माध्यम से आपके यहाँ आने के बाद कितने मेडल्स करीब मिल गए होंगे? मैं मेडल की बात करूं तो अभी तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मेडल्स हैं। जैसे अभी हाल में हमारे 15 बच्चों ने गोल्ड लिया, 2 बच्चों ने सिल्वर लिया माध्यमिक में, उसके बाद में फिर अभी 5 बच्चे आगे गए स्टेट के लिए, फिर अभी उसमें से भी 3 लोगों का फिर गोल्ड है, नेशनल सिलेक्शन हुआ। मेरे ही पीरियड में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट ने अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल निकाला है, तुषार शर्मा, जिसमें खेलो इंडिया में केवल 2 ही बच्चे गए थे, तो गाजियाबाद का खिलाड़ी उस टीम में था और मेडल भी दिया, तो ये बड़ी बात है। नेशनल्स में कंटिन्यूअस यहाँ जूडो का मेडल हमेशा से आता रहा है। पूनम जी, क्या है कि ये जो विषय है ना खत्म होने वाले विषय हैं, इस पे हम जितनी बातें करेंगे, बातें तो हमारी होती रहेंगी और वो ख़त्म ही नहीं होंगी। तो हमारा वुमनिया आत्मनिर्भर नारी इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ हम लोग इंटरटेनिंग भी रखते हैं, क्योंकि आप पूरे प्रेशर में रह के काम करते हो, तो कुछ सवाल, हमारा एक रैपिड फायर है जिसमें मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगी और आपको जवाब देना है। ठीक है, तो मैं आपसे पहला सवाल करती हूँ, आपको एक ही वर्ड में जवाब देना है। अगर आप जूडो में नहीं होती तो किस क्षेत्र में होती? भारतीय सेना में। कि जब आपको गुस्सा आता है किसी अधिकारी पे, तो आप अपना गुस्सा किस तरीके से जाहिर करती है? यानी कि 3 ऑप्शंस हैं, चिल्लाकर, झूठी स्माइल देकर या आंखें चुराकर। मुस्कुराहट के साथ में, स्माइल के साथ। क्या बात है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और पूनम जी आपसे पूछना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स के बाद आपकी प्रायोरिटी क्या है? मैम मेरी जो प्रायोरिटी है स्पोर्ट्स के बाद वो मेरा समाज है। यानी मेरे देश को, जब मैं वर्ल्ड टूर पर गई थी तो मैंने देखा वहाँ देश बहुत विकसित है, तो मेरे देश का जो बच्चा है वो आत्मनिर्भर बने। तो मुझे लगता है आपका जो ये आत्मनिर्भर नारी का जो सपना है वो आप पूरे देश को और पूरे विश्व को आप आत्मनिर्भर बनाने की ओर है, क्योंकि जो एक आत्मनिर्भर नारी है वो ही समाज की जननी है। एक सवाल मैं आपसे और पूछती हूँ, थोड़ा इंटरटेनिंग और मस्ती वाला रहता है, तो उसमें एक है पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। इसे आप बोल के मुझे दिखाना है आपको, इसमें आपको जूडो ऐड करना है। तो जूडो पेड़ पर जूडो पपीता, जूडो पपीता या जूडो, उल्टा हो गया। ये तो हो गई आपकी पूरी स्पोर्ट्स की बातचीत, है ना। अब हम ये देखते हैं कि घर जाती होंगी तो किस मूड में आप घर में एंटर करती हैं? मैम मैं जब घर जाती हूँ तो अभी तो ऐसा जीवन हो गया है कि मैं सबको माफ करने की नेचर हो गई है जी। कि जैसे आप जूडो के माध्यम से, पूनम जी आपने बताया कि कितने लोगों को आपने करीब सिखाया है, अभी तक ट्रेनिंग दी है? मैंने मैम ये 25 लाख बालिकाओं को लगभग 25 लाख बालिकाओं को आपने ये ट्रेनिंग दी है? जी जी, आत्मरक्षा की आपने ट्रेनिंग दी है। मतलब ये बड़ा विषय है, इसको हमने मातृशक्ति आत्मरक्षा दिवस घोषित किया।
पूरे देश भर में मैं जाती हूँ प्रशिक्षण देने के लिए, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों को भी मैं बता दूं कि अगर आप भी घर बैठे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो पूनम जी ने अपना नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। पूनम जी, ये तो मेरे जितने भी सवाल थे आपने बखूबी सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छा आपने दिया है। तो एक हमारे यहाँ की एक परंपरा कह दीजिए या कुछ एक चलता है सॉन्ग का एक सिलसिला हमारे यहाँ, जो भी हमारे यहाँ आते हैं उनसे हम कहते हैं कि अपनी पसंदीदा कोई ना कोई लाइफ में कोई ना कोई एक गाना तो रहा ही होगा जो आपने भी पसंद करती होंगी, कोई गाना जिसे आप गुनगुनाना चाहेंगी। तो मैं चाहती हूँ एक छोटा सा गाना आप मैम, कण कण में राम है, उनका ही विश्वास मुझे बहुत आगे बढ़ाता है, तो मैं बताना चाहूँगी। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, वो काया है किस काम की। तो पूनम जी, ये तो बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत मज़ा आया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, जूडो से रिलेटेड या किसी भी क्षेत्र में वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो उनको वो सारी चीज़ें मिल गई होंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।